आदाब नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर जीनत कैफ़ी और आप देख रहे हैं तस्लीम टीवी। डॉक्टर से मुलाकात प्रोग्राम में हम आज आपको मिलवा रहे हैं एक बहुत ही खुसूसी डॉक्टर से, जो कि एनेस्थीसिया देती हैं और जो पैलिएटिव केयर के साथ साथ कैंसर पेशेंट्स को भी संभालती हैं। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर अंजुम खान से। इस्तकबाल है आपका तस्लीम टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बैठे जी, तो मैम थोड़ा सा अपने इस पेशे के बारे में बताइए। मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। जी। ज़ाहिर है सब समझते हैं कि जब सर्जरी होती है तो मरीज़ को दर्द नहीं हो, उल्टी नहीं हो, परेशानी नहीं हो और सर्जन भी कंफर्टेबली अपना सर्जरी सक्सेसफुली कर पाएँ, तो एनेस्थेटिस्ट का यही रोल होता है ड्यूरिंग सर्जरी। एक और आपने जो चीज़ कही उसमें हमारा डिपार्टमेंट राजस्थान के पहले डिपार्टमेंट से है जिसमें हम पैलिएटिव केयर हाँ, तो उसमें यह है कि हमारा हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल है। तो आप जानते हो कि हमारे यहाँ कैंसर अक्सर लेट स्टेजेस में डायग्नोज होता है। तो उस स्टेज में मरीज़ को कई बार दर्द या घाव या वहाँ से रिसाव या सांस में तकलीफ़, ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं और उनका परिवार भी इन चीज़ों से गुज़रता है। तो इन तमाम मुश्किलात को फैमिली को और पेशेंट को सपोर्ट करते हैं थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ पैलिएटिव केयर। तो चाहे वो दर्द हो, चाहे किसी को इवन माली ज़रूरत हो या सोशल हेल्प चाहिए, तो उसमें हमारा डिपार्टमेंट बाकी एनजीओज़ के साथ और हमारे हॉस्पिटल के सोशल वर्कर्स के साथ वी हेल्प टू डिलीवर पैलिएटिव केयर। जी, तो ये तो हुई पैलिएटिव केयर की बात। अब जैसे आपने एनेस्थीसिया की जो ट्रेनिंग ली, तो उसमें बच्चों को शायद थोड़ा कम दिया जाता है, या ये किस तरह तय करते हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आमतौर पे कई लोगों को ये गलतफहमी है कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं होता। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट डिग्री एंड 5 साल के MBBS के बाद पूरे 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है ये। एंड जैसे आपने बताया, सही फरमाया, छोटे बच्चों के डोज बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्यूरेटली लेने पड़ते हैं। एंड आज की तारीख में हम 80 ईयर ओल्ड्स को भी ऑपरेट कर रहे हैं, 92 ईयर ओल्ड को भी ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल सर्जरीज़ हो रही हैं, कॉम्प्लिकेटेड एंड लॉन्ग सर्जरीज़। एंड क्योंकि हेल्थ केयर इम्प्रूव हुआ है तो आर लाइफ स्पैन्स आर इंक्रीजिंग। तो जो मरीज़ हमारे पास आता है सर्जरी के लिए, ही माइट हैव हार्ट डिजीज़, ही माइट हैव पार्किंसोनिज्म, उनको कई एज रिलेटेड या उसके अलावा बहुत सारी बीमारियां रहती हैं। तो उनको सबको मद्देनज़र रखते हुए आपको देखना पड़ता है कि आपका डोज़ की मात्रा भी सही हो और वो आपकी सर्जरी के बाद सही उठे, और जब वो उठे तो उसको दर्द ना हो। क्योंकि जैसे मानो कुछ सर्जरी, जैसे किडनी की सर्जरी है, तो वो पेट की ऑब्वियसली इंसिजन पेट पे लगता है, तो उसके बाद ज़रूरी है कि पेशेंट गहरी सांस ले, क्योंकि अगर वो गहरी सांस नहीं लेता तो उसको निमोनिया हो सकता है, तो उससे उसको ICU का स्टे लंबा हो सकता है, उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो उसमें बहुत बड़ा रोल है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का, केवल सर्जरी के दौरान नहीं, तो सर्जरी के बाद भी उनको अर्ली रिकवरी, बैक टू नॉर्मल हेल्थ, बैक टू हिज फीट, उसमें एनेस्थेटिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। जी जी। तो क्या पहले कोई टेस्ट किया जाता है इसके लिए कि इनको कितनी डोज दी जाएगी? तो टेस्ट तो नॉट ऑफ द डोज, बट ये है कि एक बाकायदा जैसे फिजिशियन देखता है पेशेंट को, उस हिसाब से पूरा बाकायदा उनका एग्जामिनेशन होता है कि आपको कोई चीज़ की पहले से दवाई चल रही है, आप कितना आप फ़िट कितने हैं, मानो आप 4 किलोमीटर चलते हैं, आप रोज़ मस्जिद जाते हैं, तो आपकी फ़िटनेस कितनी है, आप एक्सरसाइज करते हैं। उसके अलावा कोई और दवाइयाँ चल रही हों या कोई और दवाई से आपको पहले एलर्जी रही हो, या पहले अगर आपको एनेस्थीसिया दिया गया हो और उससे आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो। तो एंड देन बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में बहुत लोग स्मोक कर रहे हैं, बहुत तंबाकू ज़्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और नशे के भी वो आदी होते हैं। तो उन मरीज़ों का ख़ास तरह से हमको ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी दवाई उनको सूट करेगी, कौन सी दवाई हमको नहीं देनी, या क्या प्रिकॉशन लेना है। तो फिर उसके अलावा पूरा नॉर्मल जो एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, एंड डिपेंडिंग ऑन हिज एज, डिपेंडिंग ऑन कि भाई BP की शिकायत है या शुगर की शिकायत है, और टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट भी है, चाहे ECG है, हार्ट की जांचें होती हैं, उसके हिसाब से फिर हम लोग रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं। तो मानो आप यंग है, फिट हैं, तो आपका रिस्क बहुत कम होगा, बट समबडी हु इज़ 80 years old who has BP and sugar and heart, his risk will be higher। तो उस हिसाब से हम फैमिली को भी और मरीज़ को भी समझा देते हैं कि तमाम एहतियात रखने के बावजूद देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस विच यू हैव टू अग्री कि ये सब पॉसिबल है ड्यूरिंग द सर्जरी, अराउंड सर्जरी, सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट।
अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को एनेस्थीसिया दिया हो और वो देर से उठा हो और आपका जो सांस था वो ऊपर नीचे हो गया हो? आप सवाल बहुत चुन के पूछ रहे हैं। इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ब्रांच, इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट ब्रांच। तो कुछ मरीज़ इवन व्हेन यू टेस्ट एक्सटेंसिवली एंड उनका अच्छे से एग्जामिन भी किया हो, टेस्ट सारी जांचें आपने करी भी हों, तो समटाइम्स पेशेंट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। हम सब जानते हैं कि हर मरीज़ एक दवाई को वो अलग रिस्पॉन्स करता है। एंड जैसे मानो किसी को थायराइड की शिकायत हो, मानो उनके थायराइड बराबर कम कर रहा हो, तो वो पेशेंट को एनेस्थीसिया का नॉर्मल डोज भी उनको ही माइट वेक लिटिल लेटर। तो लेकिन जैसे हम आम तौर पे हमने अखबार में पढ़ते हैं कि फ़लाँ मरीज़ को सर्जरी हुई थी एंड पेशेंट उठा नहीं, एनेस्थेरेसी कर दी थी। ऐसा नहीं होता। इट इज़ सच एन एक्यूरेट ब्रांच एंड वी बहुत एडवांसमेंट हुए हैं इस साइंस में। एंड द very carefully doses in very small doses we are using, so we titrate to the patient and ऐसा नहीं होता कि पेशेंट नहीं उठता। अच्छा, हमने कभी नहीं देखा कि पेशेंट नहीं उठा। और अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आप ऑपरेशन थिएटर में हैं और एनेस्थीसिया का असर जल्दी ख़त्म हो गया हो? दैट रेयरली कैन हैपन, बट इट्स नॉट कि मतलब असर जल्दी ख़त्म हुआ हो। यूँ ज़रूर होता है कि मानो जैसे हमारे हॉस्पिटल में कम, लेकिन जैसे रोड एक्सीडेंट का मरीज़ हो, है ना, तो उनका बहुत ब्लड लॉस हुआ है मानो, है ना, एंड वो आपके हॉस्पिटल पहुंचते हैं बीपी नहीं के बराबर है। तो उसमें आपकी दवाइयाँ इतनी कम दी जाती हैं बिकॉज आपकी थोड़ी सी दवाई, वो ऑलरेडी इतना सिक है कि उनका पल्स और बीपी मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, मतलब ऑलरेडी वो बहुत ही सीरियस सिचुएशन में है। तो उनमें ज़रूरी रहता है कि आप सर्जरी जल्दी से कर लो एंड उनकी जो नस फटी हुई है या नस कटी हुई है उसको आप संभालो। तो उसमें कई बार होता है कि ड्रग्स का जो डोजेज़ है वो कम पड़ सकते हैं बिकॉज योर फोकस इज़ ऑन रिससिटेशन। तो उसमें आपका टाइट्रेशन में देयर कैन बी अ गैप। अगेन इट इज़ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द डोजेज़ एंड ज़्यादा भी ना दें, कम भी ना दें। तो इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट एंड डिफ़िकल्ट ब्रांच। जी। अच्छा, आपको कितने साल हो गए हैं इस पेशे में? 25 साल हो गए। 25 साल। 25 साल एक बहुत बड़ा वक्फा होता है। क्या बचपन में सोचा था आप डॉक्टर बनेंगी? नहीं। नहीं। क्या सोचा था? एक्चुअली आई थिंक जब हमको पूछा जाता है ये करियर डिसीजन, हम बहुत छोटे होते हैं, तो 16 ईयर्स ओल्ड नहीं समझ में आता। एंड हमने जब क्वालिफाई किया था तो इतनी करियर ऑप्शंस थे भी नहीं। अच्छे मार्क्स आते थे तो लोग डॉक्टर बन जाते थे। सो इट इज़ जस्ट माई मतलब डिफ़ॉल्ट। ये ज़रूर है कि इस हॉस्पिटल में आने के बाद मैंने पैलेटिव केयर बहुत सोच समझ के लिया है। अनफॉर्चुनेटली ये जो ब्रांच है इट्स अ डिफ़िकल्ट ब्रांच। बहुत दर्द एंड बहुत डेथ देखते हैं। बहुत फैमिलीज़ को संभालते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इसके लिए इतना अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए लोगों को लगता है कि सोशल वर्क है, सो इट्स नॉट अ पेइंग ब्रांच ऑल्सो। बट इसमें ज़रूर मैंने बहुत सोच समझ के कदम रखा है बिकॉज बहुत कोई नहीं करना चाह रहा एंड बहुत कम लोग आगे आते हैं कि हम, बिकॉज इट कैन अफेक्ट योर ओन। इसकी क्या वजह है कि इसमें जो लोग हैं वो मना करते हैं कि हम नहीं आना चाहते? बिकॉज यू सी डेथ एवरी डे, यू सी अ लॉट ऑफ सफरिंग एंड सम पीपल, मोस्ट पीपल फील कि मैं मेडिसिन करूँगा तो मैं क्योर करूँगा किसी को। मैं डॉक्टर, मैं पेशा इसीलिए लिया कि मैं किसी को क्योर करूँगा। एंड अगर आप ऐसे इनक्योरेबल मर्ज को डील कर रहे हो तो पीपल फील के इज़ इट अ फेलियर। मैं इसको नहीं मानती फेलियर, बिकॉज जब मैं जानती हूँ कि 75 to 80% पेशेंट्स हिंदुस्तान में एडवांस्ड कैंसर में पहुँच रहे हैं, तो अगर वो आपके पास 6 महीने हैं या 1 साल है, उनको अगर वो कंफर्टेबल वो दौर निकले तो दैट इज़ अ सक्सेस। एंड इफ़ यू हेल्प द फैमिली हैंडल दैट ट्रॉमा, भाई वो डेथ्स एंड वो उसके जो सराउंडिंग जो तकलीफ है उसको पेशेंट को और फैमिली को अगर वो उस दौर को कंफर्टेबली निकालें, वो भी बहुत बड़ी बात है। सो इनफैक्ट वी आर ऑर्गेनाइजिंग नेक्स्ट वीक। एक आदमी मौत से जूझ रहा है और आप उससे कुछ अच्छा कह सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि मे बी वो ठीक भी हो सकता है। तो मेरे फादर इन लॉ का ये कहना है कि इन इस्लाम यू मस्ट थिंक ऑफ योर ओन डेथ एवरी डे। आपको रोज़ याद रखना है कि यू हैव टू फेस, यू हैव एंड एवरी डे यू मस्ट थिंक ऑफ इट। तो अनफॉर्चुनेटली हमने नोटिस किया है कि अपनी यहाँ जो फैमिलीज़ आती हैं, दे विल से कि हमारे मरीज़ को मत बताना कि इनको कैंसर है। तो
वो अपने लास्ट प्रिपरेशन नहीं कर पाते। मानो बैंक अकाउंट है, मानो किसी से सुलह करनी हो, किसी से लड़ाई हुई हो, कोई भी आपने शायद माली मामला हो, मानो आपकी लीगल डॉक्यूमेंट हो, आपका बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, हो सकता है उन्हें अपनी वसीयत लिखनी हो। हाँ, एंड इवन दोस्ती करनी हो, कोई भी चीज़, माना आपको हज करके आना हो, आप काशी जाना हो, आप कोई भी चीज़, गोवा जाना हो, तो आपकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरा करने का अपन हक नहीं देते। सो इन दिस फील्ड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू फैमिलीज, बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि डोंट टेल हिम द ट्रूथ, डोंट टेल हिम ही हैज़ कैंसर, अभी मर जाएंगे। तो वो लाइक आई वाज टेलिंग, हम इस नेक्स्ट मंथ वी आर ऑर्गेनाइजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पैलिएटिव केयर। तो 29th कॉन्फ्रेंस है इस एसोसिएशन का, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 500 डेलीगेट्स। द होल थीम इज़ टुवर्ड्स इक्विटी, कि हर आदमी को, हर इंडियन को पैलिएटिव केयर नसीब हो, क्योंकि अभी आज की तारीख में लेस देन 4% इंडियंस हैव एक्सेस टू पैलिएटिव केयर ना, बिकॉज मेडिकल साइंस प्रोग्रेस होने के बाद भी रूरल एरिया में या जहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है, अ कैंसर पेशेंट माइट डाई इन पेन बिकॉज ही डज नॉट हैव एक्सेस टू मोर्फिन, जो बहुत सस्ता ड्रग है, एंड इट विल रिलीव हिज पेन। सस्ता है, इट इज़ इसके जो इंजेक्शन बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। महंगे नहीं आते, दे आर डिफ़िकल्ट टू एक्सेस, बिकॉज सरकार को फिक्र है कि वो मिसयूज़ ना हो। सो इट इज़ डिफिकल्ट। ड्रग होते हैं ये, बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग्स हैं, एंड दे आर वेरी इफेक्टिव इन पेन। तो जिनको एडवांस कैंसर है या HIV है या हार्ट फेलियर है, ऑल दीज जो बीमारियां हम जानते हैं लाइलाज हैं, पेशेंट माइट हैव 6 months, मे बी 3 years। तो उस दौर को कंफर्टेबल करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव द फोकस कि आपका गोल क्या है, बी कंफर्टेबल। एक जो पैलिएटिव केयर के एक जो गुरु हैं, उनका ये कोट है कि आई कांट इंक्रीज द डेज इन योर लाइफ, बट आई विल डू माई बेस्ट टू एड द लाइफ इन योर डेज। बहुत अच्छी बात कही है। तो आई थिंक शाहरुख खान ने भी ये कहा था ना, हर पल यहाँ जी भर जियो। सो यू मेक द मोस्ट ताउम्र, मेक योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यू कांट इंक्रीज, जैसे हमारे डिपार्टमेंट पैलिएटिव केयर, वी कांट इंक्रीज द क्वांटिटी, बट तो अंजुम, आपके हिसाब से ये बता देना चाहिए कि जिसको जो मर्ज़ है उसे बता देना चाहिए, ताकि वो अपनी जो ज़िंदगी है वो खुलकर जी सके। डेफिनेटली आई थिंक सो। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम और मरीज़ देख रहे हैं, कुछ परिवारों में ऐसा है कि वो पेशेंट को बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है, ख़ासकर महिलाओं को ना, ख़ासकर औरतों को बहुत प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो फैमिली को लगता है कि अगर हमने पूरी बात बता दी तो वो क्या वो झेल पाएंगी। एंड हमारा ये मानना है कि अज्यूम ना करें कि झेल नहीं पाएंगी। हो सकता है कि उनके दिल में बहुत सारे ख्याल हो, बहुत सारे ख्वाहिश हो, काम हो, एंड उनको हम सबको अंधेरे में रखें। आई थिंक दैट इज़ नॉट राइट। जिनकी ज़िंदगी है, जिनकी लाइफ है, जिनकी बॉडी है, उनको हक़ है डिसाइड करने का कि मुझे आगे क्या करना है। जी अच्छा, क्या ख़वातीन और मर्दों में जो ये कैंसर की जो दर है वो कितनी है? ये क्या मर्दों में ज़्यादा होता है या औरतों में? अंदाज़न पूछ रही हूँ मैं बस। बहुत बढ़ रहा है, आई कांट टेल यू एग्जैक्ट फिगर्स, बट मर्दों में बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, बिकॉज ऑफ गुटखा, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में गुटखा सुपारी के कारण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड एक ज़माने में कैंसर वॉज सीन इन एल्डरली पीपल। अब यंगस्टर्स में भी हो रहा है बिकॉज गुटखा बहुत कॉमन है, एंड पीपल मिस द अर्ली साइंस। जैसे गुटखा खाने से धीरे धीरे मुंह खुलना बंद होता है, मुंह के अंदर जलन होती है, एंड वो गुटखा खाने वाला गुटखा खाने को इतनी उसकी लत लगती है कि ही कैन नॉट स्टॉप ईटिंग, एंड देन धीरे धीरे मुंह पूरा बंद हो जाता है। तो हम डायग्नोज भी लेट करते हैं इस कारण। तो डॉक्टर साहब, इस गुटखे में ऐसा क्या वो होता है केमिकल के जिससे कैंसर होने का ख़तरा 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है? देयर आर मैनी, इट्स अ कॉकटेल ऑफ केमिकल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, एंड उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिससे मरीज़, जिससे आम आदमी इतना आदी होता है कि ही कैन नॉट स्टॉप। आप रोज़, आई मीन इट इज़ नॉट कि भाई छोटा तबका, हर लेवल का, वाइट कॉलर वर्कर्स, ब्लू कॉलर वर्कर्स, सबको इसकी आदत हो गई है। टीचर्स, एंड दे से आई कांट डू माई नॉर्मल वर्क, मुझे एक सुबह को 10 रुपये की पुड़िया चाहिए, देन आई कैन डू माई नॉर्मल वर्क, विच इज़ सच अ ट्रेजेडी। नशा हो जाता है, लत पड़ जाती है, एंड इट इज़ अ ट्रेजेडी बिकॉज बहुत यंगस्टर्स को हो रहा है, कॉलेजेस में, स्कूल स्टूडेंट्स में। हालांकि सरकार ने ये भी रूल निकाला है कि नियर अ स्कूल, नियर एनी एजुकेशनल इदारा, आपको वहाँ बेचना गुनाह है, बट चिल्ड्रन आर बाइंग इट। तो शराब, गुटखा और सिगरेट में से कौन सी जो चीज़ है सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है? सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन बहुत ऑल हार्मफुल है। मतलब तीनों एक दूसरे के सिस्टर्स हैं। तीनों हार्मफुल हैं।
तीनों हार्मफुल है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ज़रूर कहना चाहूँगी ऐसा कि कोई पेशेंट जिसका असर आपकी ज़िंदगी पर पड़ा हो? एक हमारी पेशेंट है 2 years बैक, शी हैड एडवांस कैंसर। शी वाज अ सिंगल मदर, उनके हस्बैंड की डेथ जल्दी हो गई थी, तो उन्हें दोनों बच्चे खुद अकेले इंडिपेंडेंटली संभाले थे। उनको जब एडवांस कैंसर हुआ तो उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स लिए। शी न्यू शी हैड कैंसर। शी सेड दैट मेरे वी लेट्स हैव अ फोटोशूट कि आप लोगों को मेरी यादाश्त, यू शुड रिमेंबर मी एज अ हैप्पी पर्सन। दे ऑर्गेनाइज अ फैमिली फोटोशूट, बेटी का बर्थडे वगैरह मनाया। देन शी सेड ऑल्सो शी फेल सिक ड्यूरिंग नियर दिवाली। तो उनकी फैमिली में ट्रेडिशन था कि अगर डेथ दिवाली को होती है तो वो परिवार वो त्यौहार नहीं मनाएगा एवर। तो शी रोट अ लेटर कि मेरी तीये के दिन ये पढ़ा जाए कि मेरी फैमिली को कोई मजबूर नहीं करेगा कि ये त्यौहार नहीं मनाएंगे, है ना। इट इज़ माई विश, इफ़ आई डाई ऑन दिवाली, कोई फैमिली को ये नहीं करेगा। देन शी ऑल्सो शी मेड सर्टन डोनेशंस। देन शी टोल्ड हर फैमिली कि हर साल मेरा जब बरसी आती है, यू विल नॉट डोनेट मनी टू रिलीजियस इंस्टीट्यूट, यू विल प्लांट 7 trees, है ना। तो शी मेड वेरी एंड शी टुक इट वेरी, शी वाज वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। शी एक्सेप्टेड इट एंड शी सेड मुझे एडमिट मत करें, मैं घर पे रह लूँगी मेरी फैमिली के बीच में, आई डोंट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, विच इज़ व्हाट आवर गोल इज ऑल्सो, कि घर पे फैमिली बेस्ट केयर कर पाती है। तो शी हैड अ लॉट ऑफ लेसन्स फॉर अस। अच्छा अंजम, आप शादीशुदा हैं और क्योंकि ऐसी प्रोफेशन में हैं जहाँ 24 घंटे आपकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो घर और बाहर में ये किस तरह आप ये सामंजस्य बिठाती हैं? बहुत डिफ़िकल्ट है, हाँ, बहुत ही बहुत डिफ़िकल्ट है। मुझे बाय गॉड्स ग्रेस मेरी जॉइंट फैमिली है, तो अच्छा। मेरे छोटे बच्चे व्हेन दे वर यंगर, मेरी सास ससुर, वी वर स्टेइंग टुगेदर। तो आई थिंक इन ऑल योर करियर गोल्स फॉर वुमेन स्पेशली, योर इन लॉज, योर फैमिलीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड मेरे लिए करियर तो पॉसिबल नहीं था विदाउट माई फैमिली। तो मेरे हस्बैंड ने भी, मेरे मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया है, सिस्टर इन लॉ ने, नहीं तो इट्स नॉट पॉसिबल टू वर्क लाइफ बैलेंस इज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्पेशली इफ़ यू वांट टू डू बोथ वेल। आप चाहते हो कि दोनों चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, तो विदाउट जॉइंट फैमिली तो हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं था। जी जी, आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है कि आधे लोग तो आपकी हंसी, पेशेंट जो हैं वो देखकर ही ठीक हो जाते होंगे। एक बार हंसकर तो दिखाइए। बहुत अच्छी लगती हैं आप हंसती हुई, और जब मैंने फ़ोन पर आपकी हंसी सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कानों में बहुत सारी घंटियाँ बज रही हों। वो एक्चुअली आई डोंट नो, आई थिंक पेशेंट्स रियली नीड, स्पेशली जो पैलेटिव वाले हैं, दे वांट समबडी टू लिसन टू यू। अनफॉर्चुनेटली सब सलाह देने भी निकल जाता टाइम, सो दे खासकर बुजुर्गों में ये होता है कि उन्हें कोई सुने। तो लॉट ऑफ पेशेंट्स टेल अस दैट हमने आपके डिपार्टमेंट में आने के बाद पहली बार हमारी बात किसी ने सुनी है, तो आपकी दवाई का असर तो बाद में होगा, लेकिन हमको ऑलरेडी अच्छा लग रहा है। हाँ, एंड स्पेशली इफ यू लिसन। तो बहुत शुक्रिया, आपने तस्लीम टीवी से बातचीत की और हमें ये जो मुलाकात है ये यादगार रहेगी। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।